Hello, good morning, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of Social Science. And in that, we are studying the 17th chapter, as you can see over here. Okay, it's chapter 17, Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. Okay, and it's a very long chapter. बहुत ही अच्छा खासा लंबा चैप्टर है और हमारी जो दो मेन समस्या हैं पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन और उसके टाइप्स। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसके बाद का जो अब टॉपिक है प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण कितना है, उस चीज के बारे में इस लेक्चर में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पढ़ाई शुरू होता है पेज नंबर 140 से। फ्रॉम पेज नंबर 140 वी हैव टू स्टार्ट। So just keep the textbook in your hand along with the pencil. So whenever certain statements are necessary to underline or bracket, you have to do that. So let's start reading on page number 140. Topic का नाम है proportion of unemployment in India. Okay. There is a difference in state-wise condition of unemployment in India. ये सबसे पहला statement बहुत ही remarkable है। अब हम बार बार ये चीज की चर्चा करते हैं कि भारत में हर एक एरिया में डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा ही है कि हर एक राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रमाण है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। कुछ स्टेट है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत भारी है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सामना नहीं करना पड़ता है, लगभग सभी लोगों को काम मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल सिचुएशन हम हमारे देश में देख सकते हैं। Because of the indifference of the unemployment exchange in registering the details of people interested in getting jobs, it is difficult to take out the exact approximate figure. ये स्टेटमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम का एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम का जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे वैसे लोग जिसको जॉब चाहिए, जिसका पढ़ाई वगैरह खत्म हो चुका है एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उनको अपनी डिटेल्स जो है वो रजिस्टर करवानी होती है। सो इन केस उनकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन के मुताबिक जो कोई भी जॉब का इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आता है तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच यू टू गेट यू अ काइंड ऑफ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, लेकिन अब वहां जाके रजिस्टर हमें करवाना पड़ता है, इतना तो इनिशिएटिव हमें लेना पड़ता है। बट देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया, ऐसे वैसे देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड है वो लोग, ऐसे युवा लोग, लेकिन अपनी डिटेल्स वहां जाके वो रजिस्टर नहीं करवाते और बस ऐसे ही उनको जरूरी नहीं लगता है ये चीज, और ऐसे ही अपने हिसाब से वो जॉब्स ढूंढते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा लेथार्जिकनेस की वजह से जो डिटेल्स मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो एग्जैक्ट डिटेल उनको, वो एग्जैक्ट फिगर उनको नहीं मिल पाता है। तो जो कुछ भी हमें आंकड़े मिलते हैं या तो इस लेसन में जो कुछ भी हम डेटा हम देखेंगे वो अप्रोक्सीमेट फिगर हमें गिनना है, बिकॉज दैट फिगर इज बेसिकली द फिगर विच इज रजिस्टर्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, वही फिगर को हम ध्यान में ले सकते हैं, अदरवाइज उसके बाहर कितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं हो सकता। तो स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) वी गेट एन आइडिया अबाउट कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक दूसरा गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस चलाता है, और उसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, वो जो आंकड़े जारी करते हैं जिससे हमें अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण, उसका थोड़ा सा अंदाजा जो है इंडिया में वो मिल सकता है हमें। ठीक है,
तो उसके मुताबिक जो कुछ फिगर्स दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011, 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 2011 की बात है, यानी कि ऑलमोस्ट आज से कुछ 10 साल जैसा हो गया। अभी दूसरा सेंसस होगा वो अगले साल होगा 2021 में। तो ठीक है, तो उसके मुताबिक जो लास्ट टाइम हुआ था गिनती, ठीक है 2011 में, उसके मुताबिक 116 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि जॉब्स की तलाश में थे उस वक्त। जाहिर सी बात है अब तो वो संख्या काफी बढ़ गई होगी। 32 मिलियन पीपल वर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इसमें भी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया गया है कि 32 मिलियन पीपल लोग ऐसे थे जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि एजुकेशन उनका कंप्लीट नहीं था और अनएम्प्लॉयड थे। और बाकी के जो थे 84 मिलियन पीपल वर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। 84 मिलियन बहुत बड़ी संख्या है। उतने लोग वैसे थे जो एजुकेटेड थे फिर भी अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वर अनएम्प्लॉयड। दूसरा क्लासिफिकेशन वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 15 से 24 साल की आयु में एज ग्रुप में जो लोग आते हैं 15 से 24 की, ठीक है, वैसे 4.70 लाख यानी कि 4.70 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम। 2011 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो 2013 and 14, rate of unemployment in India was observed to be 5.4%. ओके, ये एक अलग गवर्नमेंट बॉडी है जिसको हम लेबर ब्यूरो कह सकते हैं। उन्होंने एक सर्वे निकाला था 2013-14 में, ठीक है। उसके मुताबिक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो 5.4%, यानी कि काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमने आगे ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि 15 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र की एज ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं उसमें से 5.4% लोग जो थे वो बेकार, यानी कि बिना काम के थे, बिना कोई जॉब के थे। गुजरात की अगर हम बात करें तो इन गुजरात पर 1000 पीपल 5.4%, एंड इन गुजरात पर 1000 12% वर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। देश की अगर हम बात करें तो 1000 में से 5.4% ऐसा हम आंकड़ा निकाल सकते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो रेशियो थोड़ा सा डाउन है। 1000 में से 12 लोग, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1.2% people in Gujarat were unemployed at that time, while in rural area 16 people, यानी कि 1000 में से 16 लोग, परसेंटेज वाइज 1.6%, रूरल एरिया की बात करते हैं तो 1.6% were unemployed. Ratio of educated unemployed was more in urban area. अर्बन एरिया यानी कि शहरी जो एरिया होता है वहां पे एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, वैसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। Rate of educated unemployment was more in urban area. Rate of unemployment in women was 7.7 in 2013. आज के जमाने में हम देख सकते हैं कि लाइक विमेन भी जॉब्स करना चाहती है, ठीक है। वैसी विमेन जो पढ़ी लिखी है लेकिन उनको जॉब नहीं करना है, दे आर लाइक स्पेंडिंग देयर लाइफ एज हाउस वाइफ बाय देयर चॉइस, उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो एक्टिवली जॉब्स ढूंढ रहे, दे आर विलिंग टू वर्क, और उसके बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो उनको हम डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2013 में लेडीज यानी कि जो फीमेल्स थी उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण 7.7% था, ठीक है। आगे का पैराग्राफ, इन इंडिया more unemployment has been witnessed in states like Sikkim, Kerala, West Bengal, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। हम आगे देख चुके हैं कि स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो अलग अलग है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में कंपैरेटिवली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो डाउन है। एक अच्छा खासा हमारा स्टेट है, यानी कि जहां पे हम ये भी देख सकते हैं, शायद आपको पता भी होगा
कि बाहर के स्टेट से भी, साउथ के स्टेट है सपोज आंध्र प्रदेश है, फिर नॉर्थ में भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह, वहां से लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ उनका यहाँ पे आने का पर्पज यही होता है कि बिकॉज they know that they will have the better opportunities to explore in the state in terms of employment and business। यहाँ पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है, इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी डाउन है, लेकिन दूसरे राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे कुछ राज्यों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैं वापस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। वाइल रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अब ऐसे राज्यों के नाम में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो डाउन है, कम है। हिमाचल प्रदेश, जिसमें गुजरात भी आ गया, हरियाणा, कर्नाटका, चंडीगढ़, गुजरात, ये ठीक है, वहां पे रेशियो लो है। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गुजरात इज गुड एंड नोटवर्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुजरात में एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो एक अच्छी है, इतना कोई बहुत भारी प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ। ओके, एक एस्टिमेट के मुताबिक हाईली एजुकेटेड जो मैन पावर आता है उसमें से 15% जो है वो एकदम यंग लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसेंटली अपना एजुकेशन खत्म किया है। 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड हु आर यूथ ऑफ 35 years of age live in India, ठीक है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में मैन पावर, एक ऐसा मैन पावर 35 years तक का, 35 years की जो एज होती है वहां तक का मैन पावर जो है वो टोटल मिला के 66%, पूरे वर्ल्ड का 66% सिर्फ इंडिया में रहता है, ठीक है, यानी कि इंडिया के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त मैन पावर है। इफ इंडिया वांट्स टू बिकम सुपर पावर ऑन द बेसिस ऑफ यूथ, इट विल हैव टू चेंज अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा ये पॉजिटिव फैक्टर है कि काम करने के लिए हमारे पास जो मैन पावर है वो तो बहुत भारी मात्रा में है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अगर हमें सुपर पावर बनना है इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, ठीक है, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो पिक्चर है हमारा, ये एग्जिस्टिंग पिक्चर जो स्ट्रक्चर है उसको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विथ एफर्ट्स वी कैन डेफिनेटली अचीव दैट टारगेट इन अ लॉन्ग रन, ठीक है, थोड़ा टाइम उसमें जरूर लगता है, लेकिन अगर हम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज संभव है, ठीक है। मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 141 पेज पे पढ़ रहा हूं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से रीजन जिम्मेदार होते हैं वो लिखा गया है। तो 1 by 1 उसको पॉइंट वाइज आप बाइफरकेट करके आप लिख सकते हो। तो पहला रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बहुत सिंपल रीजन है, विदाउट रीडिंग ऑल्सो वी कैन सिंपली राइट इट, कि जो जनसंख्या है हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती है, साथ में वो गरीबी को भी लेकर आती है, साथ में पॉवर्टी की समस्या भी उसकी वजह से आती है। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दैट इज द फर्स्ट रीजन। देन थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली, एजुकेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नॉलेज जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में। प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत अहमियत रहती है किसी इंसान को सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे कि जैसे कि हमारे एजुकेशन का बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको कहूंगा कि एक वीक पॉइंट यही है कि हम थ्योरेटिकल बहुत कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम पास करने के लिए लंबे लंबे आंसर हमें रखने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, बट दैट डज नॉट गिव यू द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इट गिव्स यू द काइंड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक नॉलेज मिलता है कि हाँ ऐसा 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 हुआ था या ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग चीज होती है। in case if you observe the situation of some of the western countries, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली हम कुछ नाम दे सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, एंड देन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान,
ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन को थ्योरेटिकल साथ उसके साथ साथ प्रैक्टिकल तरीके से भी पढ़ाया जाता है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जब तक अपना हाई स्कूल लेवल का एजुकेशन पूरा करते हैं तब तक कोई ना कोई स्किल उनके पास होती है, जिसके जरिए अगर भले ही वो हाईली एजुकेटेड ना बन पाए तो भी कोई ना कोई काम करने के लिए सक्षम जरूर हो जाते हैं। सो दैट इज अ रिमार्केबल। एक एजुकेशन का एक पर्पस होना चाहिए कि लाइक एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट को कोई ना कोई एक स्किल जरूर सिखाना चाहिए। अगर वो स्किल उसको नहीं आती है, बाद में उसको पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है जॉब के लायक बनने के लिए, तो फिर उसका एजुकेशन अधूरा है। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली। फिर आगे है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी वो भी उससे जुड़ा हुआ एक चीज के प्रैक्टिकल नॉलेज का कमी होना। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और स्किल, टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है कि ठीक है, वो भी हमें हमारे एजुकेशन में नहीं इतना कवर किया जाता है। फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो टेम्पररी जॉब्स काफी हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट जिसको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट जिसको कह सकते हैं वो नहीं मिलता है कई लोगों को। यानी कि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को जॉब्स मिलता जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे हैव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। उनको पता होता है कि या तो यहाँ पे सैलरी कम है, या तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा है, उसका कोई लंबा भविष्य नहीं है, प्लस ये वो भी हो सकता है कि टेम्पररी जॉब है, आगे जाके छूट भी सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म जो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट का एश्योरिटी जो है वो हम नहीं दे सकते हैं, वो भी एक रीजन है। इरेगुलरिटी इन रेनफॉल इन एग्रीकल्चर एरिया एंड मोर रिस्क, हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, इसलिए जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जो फार्मर्स, वो भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयड है जब तक उनका एग्रीकल्चर सक्सेसफुली चल रहा है तब तक, लेकिन अगर बारिश ठीक से नहीं हुई तो वो सीधे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो इरेगुलरिटी इन रेन इन एग्रीकल्चर, वो भी हम गिन सकते हैं। लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वो रेन इरेगुलर होने की वजह से काफी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट भी गंवा देते हैं। ठीक है, उनको एक जो एंथुजियाज्म लेवल चाहिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए वो नहीं रहता है, क्योंकि फैसिलिटी कम है, रेनफॉल का कोई ठिकाना नहीं रहता है, जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्लस फार्मिंग का भी टेक्निकल नॉलेज का कमी है कहीं ना कहीं, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है उनके पास, बिजली नहीं है। ठीक है, ऐसे वैसे काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अपना इंटरेस्ट गंवा देते हैं। फिर आगे जाके ऐसी नौबत आती है कि वो लोग शहरों में माइग्रेट कर देते हैं और कोई ना कोई मजदूरी टाइप का कैजुअल जॉब ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, तो वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई समस्या है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चर सीजन। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर का जब तक सीजन चलता है तब तक तो फार्मर बिजी रहता है, लेकिन 12 के 12 महीने उनको एग्रीकल्चर नहीं करना होता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं 4-5 महीने साल भर के जब वो फ्री रहते हैं, तो वो फ्री टाइम का क्या, उस वक्त उनको जो ऑल्टरनेटिव और एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ऑल्टरनेटिव वर्क मिलना चाहिए, वो उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है उतने टाइम पे। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, देन वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुछ लोग गांव में रहते हैं और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है वो चलाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई खास अच्छा नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही टेम्पररी टाइप का उसका सिचुएशन होता है, चलता है तो चलता है और अदरवाइज नहीं चलता है और बंद भी करना पड़ता है उनको। तो ये वीक कंडीशन कॉटेज इंडस्ट्री वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये हमारी सोशल समस्याएं हैं। कास्ट सिस्टम जो कि बहुत एक सोशल इविल है पुराने जमाने से लेकर, हालांकि अभी तो काफी कुछ कम हो गया, इस मामले में हमने काफी प्रोग्रेस किया, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में अभी भी है कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम
उसमें भी एक समस्या ही हम कह सकते हैं। हालांकि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जॉइंट फैमिली अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उनको इनकम की जरूरत भी बहुत बड़ी होती है। और कुछ एक आध दो लोग ऐसे भी होते हैं जॉइंट फैमिली में जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। उनको ऐसा ही होता है कि घर में कोई ना कोई कमाने वाले तो होते ही, उनको खाना पीना मिल जाता है, घर भी है उनको मिल जाता है, सोने उठने बैठने के लिए खाना भी मिल जाता है, इसलिए वो जॉब्स ढूंढने का या तो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का कोई प्रयत्न करते ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक रीजन है। पीपल आर फोर्स्ड टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस, फैमिली बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं उनको अपने बाप दादा का बिजनेस ही आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे घर में ही उनको बोल दिया जाता है कि चाहे तू पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन जो उसके फादर की या तो उसके दादा की जो दुकान वगैरह या कोई ना कोई बिजनेस उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, उसी को आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए वो पढ़ने में भी कैजुअल हो जाते हैं, उनको भी पता होता है कि आगे जाके उनको यही बिजनेस संभालना है, तो फिर पढ़ के क्या फायदा। तो पढ़ने में पहले से ही वो लेथार्जिक रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस का तो चलो ठीक है कि कई बार बिजनेस आपको एक सिक्योरिटी जरूर देता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होता है कि वो बिजनेस हमेशा के लिए सही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो अपने आप को काबिल बनाए रखने के लिए भले ही अच्छा खासा आपके पास बिजनेस है अपने बाप दादाओं का, लेकिन अपने आप को काबिल बनाए रखने के लिए आपको अच्छे लेवल का एजुकेशन प्राप्त करना वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लैक ऑफ करेज टू सेट अप न्यू बिजनेस। कई युवा ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जॉब चाहिए होती है। ठीक है, अब समझने की बात है कि जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से हम इतनी जॉब जनरेट नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ दूसरे भी ऑल्टरनेटिव सोचने चाहिए। मान लो कि जॉब नहीं मिला तो क्या, तो हम छोटा मोटा कोई ना कोई बिजनेस अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। जो कोई भी बिजनेस हो सकता है, हमारा तो पर्पज यही है कि पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो चाहे जॉब से आए पैसा या तो फिर बिजनेस से आए। तो अगर जॉब नहीं मिल सकती है या तो जॉब से इतना ज्यादा पैसा नहीं आया, तो ऑब्वियसली ऐसे पढ़े लिखे इंसानों को नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उससे फायदा यह होता है कि जॉब के मार्केट से बर्डन थोड़ा सा कम होता है और उनको खुद को अपना बिजनेस मिल जाता है। और अगर वो बिजनेस आगे जाके और बड़ा एक्सपांड हुआ तो वो दूसरे लोगों को भी अपने बिजनेस में काम पे रख के उनको जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रनिंग अ बिजनेस इज वन टाइप ऑफ सोशल सर्विस ऑल्सो। कि काफी सारे बिजनेसेस आप देख सकते हो कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे हजारों लोग काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले से ही वो कंपनियां कोई बड़ी नहीं है, शुरुआत तो उन्होंने भी छोटे से पैमाने से ही की होगी, जहां पे 1, 2 या 4, 5 एम्प्लॉइज काम करते होंगे। धीरे धीरे उसका एक्सपांशन कुछ इस तरह से हुआ कि आज हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई युवाओं के दिमाग में ऐसा मेंटल ब्लॉक होता है कि पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जॉब ही करना है। वैसा ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। In case if they are not in a position to find out a decent job, they should explore the opportunities of doing business also, okay, which is highly rewarding. आपने देखा ही होगा या तो जो कोई भी एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है आज की दुनिया में कि जो लोग मिलियनर्स हैं, जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, जाने माने जिसके हम नाम दे सकते हैं, मुकेश अंबानी है, मार्क जुकरबर्ग है, स्टीवन जॉब्स है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कौन थे? वो जॉब्स करके उन्होंने पैसे नहीं कमाए, जॉब्स करके ये नाम नहीं कमाए, वो बिजनेस करके नाम कमाए। तो एटलीस्ट उनसे भी हमें इंस्पिरेशन ऐसा लेना चाहिए कि these are the kind of people who never did any kind of job. कुछ लोग ऐसे भी थे जहां पे उन्होंने कोई एजुकेशन इतना ज्यादा लिया भी नहीं था, बट दे हैड दैट वन क्वालिटी इन देम कि एक ऐसी सोच उन्होंने बना के रखी थी कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई बिजनेस अपना डेवलप करना है। तो वो किया उन्होंने, ठीक है, और आगे बढ़े और कुछ इस तरह से आगे बढ़े कि उनके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस काफी बड़े हैं, वहां पे हजारों लाखों की संख्या में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स सेंस ऑफ डेवलपिंग द ओन बिजनेस
ठीक है, सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस शुड ऑल्सो बी देयर इन द यंग पीपल। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को जॉब मिले ही, जॉब मिले तो भी ये जरूरी नहीं है कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन होगा ही। सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो उसको छोड़ना पड़ता है और कुछ वो लेवल का वर्क करना पड़ता है जहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिले, पैसे भी मिले, एक जिसको कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल लेवल का हम लाइफस्टाइल जी सकें और हो सके तो दूसरों को भी हेल्प कर सकें। एक ऐसा लेवल का हमारा लाइफ होना चाहिए। ठीक है, सो लैक ऑफ करेज टू सेट अप न्यू बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये। फ्लॉज इन नॉलेज, कई बार ज्ञान होता है इंसानों में लेकिन उसमें खामियां होती है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत अहम रीजन है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सो फ्लॉज इन नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये सभी एरिया में कमी रहती है। नॉलेज नहीं है या तो फिर कम है, स्किल नहीं है, ठीक है, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, देन फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, लेबर का जो प्लानिंग है वो भी खामियों वाला होता है, उसको सही ढंग से प्लानिंग ना किया जाए तो काफी बड़ी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल जो हमारा माहौल है, एक्चुअली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ग्रोथ जो है वो भी स्लो है कंपैरेटिवली, तो वो भी एक रीजन है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, लोग सेविंग भी नहीं करते हैं। एक्चुअली सेविंग का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब हम पैसे कमा रहे होते तो हमें ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है हमारे पास, लेकिन फिर उसका प्लानिंग वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसा मैंने आपको आगे बताया कि सिचुएशन लाइफ में कभी भी चेंज हो सकती है एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए एक सेंस ऑफ सेविंग, चाहे आप जितना भी कमाओ, ठीक है, 10,000, 25,000 या 50,000 या लाख रुपए, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा आपकी इनकम का वो डेफिनेटली सेविंग में जरूर जाना चाहिए, भले वो रकम छोटी है। ठीक है, सेविंग आप जितना भी करते हो, 500, 1000 का भी अगर आप सेविंग करते हो, लेकिन वो रेगुलरली होना चाहिए। आगे जाके वो रकम बड़ी होने ही वाली है, इट विल डेफिनेटली ग्रो अप। और चाहे रकम बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन जब क्राइसिस होते हैं तब वो रकम बहुत हमें काम में आती है। तब हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी बड़ी रकम है कितनी छोटी, 1500, 2000 भी होते हैं और क्राइसिस में हमें अचानक से मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे पास ये सेविंग किया हुआ पड़ा है मेरे पास, तो वो रकम की अहमियत हमें बहुत पता चलती है उस वक्त कि हाँ चलो मैंने इतना एफर्ट करके सेविंग किया तब जाके मुझे यहाँ ये काम में आया। सो ये एक सेविंग का जो एक टेंडेंसी है वो भी इंडिया के लोगों में एक्चुअली कम देखने को मिलता है, या तो फिर इतना कोई अच्छा प्लानिंग नहीं होता है। So thus decrease in rate of capital creation was also there. Capital creation का ये सेविंग जो है वो एक टाइप का देखा जाए तो कैपिटल क्रिएशन, आप धीरे धीरे सेविंग करते हो। मान लो कि हर महीने आप 500 रुपये बचाते हो, साल भर का 6,000 रुपये होता है। ठीक है, या तो हर महीने 1,000 या 2,000 बचाते हो तो साल भर का उसके हिसाब से हो जाता है। एंड व्हेन यू सडनली रियलाइज कि आपके पास अब 1 लाख रुपए हो चुके हैं, और उस वक्त तक जब आप सोचते हो कि आपको ये पैसों से छोटा मोटा कोई ना कोई बिजनेस आप आराम से शुरू कर सकते हो, जहां पे कोई कर्जा लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास मांगने की कोई जरूरत नहीं है। विथ योर ओन मनी ओनली यू कैन स्टार्ट अप समथिंग न्यू। एंड इवन व्हेन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, इवन व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, तो जॉब के अलावा आपके पास जो बाकी समय बचता है, ठीक है, वो बाकी समय में भी वो पैसा आप लगा के एक पार्ट टाइम बिजनेस जैसा 4 या 5 घंटे के लिए, आपके पास इतना समय है, यू नो इट वेरी वेल, तो वो समय का और वही पैसे का इन्वेस्टमेंट करके जो आपने बचा के रखे हैं, ठीक है, आप एक नई एक इनकम जनरेट कर सकते हो। सो वेरी गुड एक्टिविटी एक्चुअली। भले ही हमें शुरुआत में ऐसा ना लगे कि यार ऐसा तो सेविंग करेंगे इतनी रकम होते होते कितना टाइम, लेकिन जो कुछ भी होता है वो जमा होता तो है ही। एवरी लिटिल हेल्प्स, ऐसा अंग्रेजी में एक कहावत है। ठीक है, भले ही आप रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आप जितना बचाते हो, लेकिन वो भी आपका सेविंग ही है आफ्टर ऑल। कई लोग अपना गुल्लक रखते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन भी उसमें शामिल है
कि जो पेरेंट्स उनको अपना लाइक पॉकेट मनी वगैरह देते हैं तो अपने गुल्लक में वो डालते रहते हैं सडनली ऑन देयर बर्थडे और मे बी ऑन अ स्पेशल ओकेजन और फॉर वट एवर रीजन जब जरूरत पड़ती है तो वो गुल्लक जब तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसमें से जो पैसे निकलते हैं हमें नहीं पता है कितना रकम जमा हुई होगी, लेकिन जितनी भी होती है 200, 500, 1000 जितनी भी, हमें वो फिगर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा करके मैंने ये पैसे बचाया है। सो इट इज वन टाइप ऑफ कैपिटल जनरेशन, ठीक है। तो कैपिटल जनरेशन सेविंग ना करने की टेंडेंसी की वजह से कैपिटल जनरेशन नहीं हो पाता, इसलिए काफी लोग नया बिजनेस करना है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो बिजनेस करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी सोच है, लेकिन उसके लिए कैपिटल जनरेशन के उसके लिए पैसा थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो वो भी करना जरूरी है। न्यू बिजनेस इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेट अप ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी उसके जुड़ा हुआ एक रीजन है कि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस। ओके, तो ऑप्शन बेस्ट यही है कि जितना भी आप कमा रहे हो फिलहाल उसमें से थोड़ा बचाते जाओगे तो कभी ना कभी आपके पास वो पैसा होगा जिसकी आपको जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो फिर कुछ भी और काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने आज टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या पिक्चर है फिलहाल उसके बारे में हम पढ़े इस लेक्चर में। उसके बाद एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कितने एफर्ट्स किए गए हैं या तो कौन से एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है, उस बात की चर्चा करेंगे हम आने वाले लेक्चर में, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। बाय बाय।